हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी तक हम जेल प्रैरी के 2 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर तीसरे पेपर का सॉल्यूशन। ये जो पेपर है 30 सितंबर 2018 का पेपर है, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसके 20 क्वेश्चनों को किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण जिसमें का कोटि अक्ष भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत है। कोटि अक्ष क्या है? भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा आंसर है। देखिए बच्चों, बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कोटि अक्ष होती क्या है और भुजंग क्या होता है या भुज अक्ष क्या होती है, तो हम जानते हैं कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं बच्चों, 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, तो इस प्रकार क्या बनते हैं, कोटि अक्ष और भुजांक बनते हैं। ठीक है, इसमें वाई अक्ष जो होती है वो क्या कहलाती है आपकी, कोटि। वाई अक्ष क्या कहलाती है आपकी, कोटि कहलाती है। जबकि अगर हम बात करें एक्स अक्ष की, तो एक्स अक्ष क्या कहलाती है यहाँ पर, तो एक्स अक्ष कहलाती है बच्चों भुजांक। एक्स अक्ष क्या कहलाती है, भुजांक। तो ये होता है भुजांक, या भुज भी कहते हैं इसको, तो एक्स अक्ष कहलाती है भुजांक। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है ये कहलाता है मूल बिंदु। ये क्या कहलाता है इसमें, मूल बिंदु। इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्लियर। अब देखिए ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के अगर निर्देशांक की बात करें तो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। मतलब मूल बिंदु पर एक्स और अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, तो जब एक्स और अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो वहाँ उसके निर्देशांक क्या कहलाते हैं, 0,0 होते हैं। इतनी बात हमने समझ ली। इसके अलावा बात करें मूल बिंदु से यदि आप राइट साइड में जाते हैं, मूल बिंदु से किस तरफ जाते हैं, राइट तरफ जाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होती है सारी की सारी पॉजिटिव होती है। यानी कि ये क्या कहलाता है, प्लस एक्स अक्ष, पॉजिटिव एक्स अक्ष। यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और जबकि इसके विपरीत अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर वैल्यूज़ कहती होती है नेगेटिव। तो यहाँ वैल्यूज़ कैसी होती है, नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। अच्छा, कोटि में अगर बात करें तो ऊपर की तरफ जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। और जो नीचे की तरफ जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो इस प्रकार देखिए हमने समझ लिया कि 2 अक्ष जब एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत काटते हैं, तो इस प्रकार क्या बनते हैं, अक्ष बनते हैं। एक होता है आपका एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज या भुजांक। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, चलिए ये चीज़ हमारे पास क्लियर है। फिर हमने देखा कि मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु के बारे में हमने जान लिया। ठीक, अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर 4 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है। कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 4 पार्ट में। तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है और ये चौथा पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाता है आपका चतुर्थांश। 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं तो ये चतुर्थांश कहलाते हैं। तो अगर पहले चतुर्थांश की फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर पहले चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ की अगर कोई बिंदु पहले क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। देखिए इस क्वेश्चन पे हम आएंगे, धीमे धीमे आएंगे, लेकिन इससे संबंधित आगे किसी क्वेश्चन में कैसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, सबसे पहले हमें वो चीज़ें समझनी है, उन पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो इसलिए आपको हमने सारी चीज़ें बता दी कि भाई एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं तो इस प्रकार क्या होती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनती है। क्षैतिज रेखा मतलब लेटी हुई जो रेखा होती है वो बच्चों एक्स अक्ष होती है। जो खड़े में रेखा होती है वो क्या, वाई अक्ष होती है। ठीक, फिर हमने देखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं वो आपका मूल बिंदु कहलाता है। उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। फिर हमने देखा कि मूल बिंदु से अगर आप राइट साइड जाते हैं, मूल बिंदु से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू होती है। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, मूल बिंदु से नीचे की तरफ सारी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इतनी चीज़ें हमने जानी। फिर हमने कहा यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 पार्ट यहाँ बनते हैं। पहला पार्ट कहलाता है आपका प्रथम चतुर्थांश। क्या कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश, या फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। तो पहला भाग आपका क्या कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश। अगर हम दूसरे भाग की बात करें तो ये आपका कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या कहलाएगा आपका, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। अगर हम तीसरे भाग की बात करें तो इसी प्रकार ये तीसरा आपका क्या कहलाएगा, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश। ये क्या होगा, चतुर्थ मतलब फोर्थ। तो अब हम बात करें वैल्यूज़ की
कि प्रथम चतुर्थांश में वैल्यूज़ कैसी होंगी। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर किसी भी बिंदु, अगर कोई भी बिंदु आपका क्या है प्रथम चतुर्थांश में है, तो उसका x और y अक्ष यानी कि x क्वाड्रेंट और y क्वाड्रेंट यानी कि x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। प्रथम चतुर्थांश में अगर हम बात करें दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में अगर बात करें तो देखिए x तो कैसा है, माइनस है, x माइनस है और y कैसा है, प्लस है। तो यहाँ पर क्या होता है, द्वितीय में क्या होगा, x माइनस वाई प्लस। तृतीय में देखिए ये भी माइनस, नीचे की तरफ माइनस होता है, ये भी माइनस लेफ्ट में, तो दोनों कैसे होंगे, माइनस और माइनस होंगे। और चतुर्थ में अगर बात करें तो देखो x तो प्लस है लेकिन y कैसा है, माइनस है। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्थांश में कौन कौन से चतुर्थांश, 4 होते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है हम उस पर भी चर्चा करेंगे अभी। देखिए अगर हम बात करें चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश की अगर बात करें तो इसमें दोनों वैल्यूज़ कैसी होती हैं, पॉजिटिव। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ कैसी होती हैं, पॉजिटिव। अगर हम बात करें बच्चों द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश की अगर बात करें तो देखिए वैल्यूज़ कैसी होती है, पहली नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। तृतीय में अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ कैसी होती हैं, x और y दोनों कैसे होते हैं, माइनस। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, x तो प्लस होता है लेकिन y माइनस होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है इससे, तो अब वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इससे अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि 3,2 ये बिंदु पूछ लेंगे, बोलेंगे बिंदु 3,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अब आप देखेंगे कि बिंदु पहला जो है ये भी +3 है और दूसरा क्या है, +2 है, यानी कि दोनों कैसे हैं, प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस हैं तो आप क्या बोल देंगे, ये प्रथम चतुर्थांश में है। तो आपका आंसर दिए होंगे प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे। तो आप किस पे टिक कर देंगे, आप टिक कर देंगे प्रथम वाले पे। अगर आपसे बोल दिया कि 3,-2 किस चतुर्थांश में है बिंदु, तो अब आप क्या बताएंगे, किस क्वाड्रेंट में है या किस चतुर्थांश में है। तो देखिए पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला प्लस और दूसरा माइनस किस में होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। आपसे बोल लिया कि भाई बिंदु -5 और -7 किस चतुर्थांश में है, तो अब आप क्या बोलेंगे, माइनस माइनस है दोनों, तो यानी किस में है, तृतीय में है। तो इस प्रकार इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो तो कुछ बेसिक चीज़ें थी हमने उसको समझ लिया, इससे रिलेटेड कैसे चीज़ें और बन सकती हैं हमने उसको भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपसे बच्चों देखिए क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण होती है लीनियर इक्वेशन, मतलब जिसमें क्या होता है, या तो x वेरिएबल, सिंगल x वेरिएबल में समीकरण होगी या 2 वेरिएबल में समीकरण हो सकती है। 2 वेरिएबल मतलब चर राशियों में समीकरण हो सकती है। बोला एक रैखिक समीकरण जिसमें इनका कोटि अक्ष, कोटि मतलब y, कोटि अक्ष क्या, y। अब चलिए इधर समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो इन्होंने बोला एक रैखिक समीकरण जिसमें कोटि ये अक्ष यानी कि y भुजांक का आधा है। भुजांक मतलब x का क्या है, आधा है। तो x का आधा है, कैसा है ये, x का आधा है, लेकिन चिन्ह में कैसा है, ये विपरीत है। साथ में क्या बोल रहे हैं कि चिन्ह में कैसा है, ये विपरीत है। तो देखिए आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि चिन्ह में कैसा है, विपरीत है। तो चलिए चिन्ह में विपरीत और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बराबर का साइन लगा लीजिए, और ये चिन्ह में कैसा है, ये विपरीत है। अब अगर चिन्ह में विपरीत है तो यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ माइनस का साइन लगा देना है। तो यानी कि y की वैल्यू किसके बराबर आई, y की वैल्यू आई -x/2 के बराबर। तो यहाँ से अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर -x, 2y बराबर -x। क्वेश्चन केवल इतना सा था। अब हमें अगर ये चीज़ नहीं पता होती कि कोटि क्या होती है या कोटि अक्ष क्या होती है, अगर हमें ये नहीं पता होता भुजांक या भुज क्या होता है, तो शायद ही हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता। ठीक है, समस्या वहीं जाती है कि हमसे क्यों चीज़ें नहीं बनती है, क्योंकि हमारे पास बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। आई थिंक जितना आपको दिया ये सफिशिएंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे वो भी आपको बता दिए। ठीक है, देखिए अब बात समझ में आ गई। तो आंसर हमारा क्या होगा, 2y - x। तो हम किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे, ऑप्शन बी पर। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है हल करें। आपको एक क्वेश्चन दिया है हल करें, तो इन्होंने बोला 1186 × 298 = 298 इंटू क्या होगा। अब आप एक चीज़ बताइए बच्चों, अगर हम आपको इस क्वेश्चन की बात करें
तो इससे सिंपल क्वेश्चन शायद ही हो कहीं। देखिए क्यों, क्योंकि आपके पास अगर लिखा है 2 × 5, ठीक, और बराबर में हम आपको लिख दें कि 5 × क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ लें, हमने आपको दे दिया कि 2 × 5 और बराबर में लिख दें 5 × क्वेश्चन मार्क, तो दो चीज़ें कब बराबर होगी? अगर वो गुणा के फॉर्म में है तो उनका जो रिजल्ट आना चाहिए बराबर आना चाहिए, उनका जो प्रोडक्ट यानी कि उनका जो गुणनफल आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। तो अब बराबर की कंडीशन अगर बच्चों यहाँ पर देखें, बताइए 5 दूनी 10 होता है, तो यहाँ 5 को आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? भाई यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 2 आएगी। भाई अगर आप क्रम चेंज कर रहे हैं, केवल ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो पहले तो ये चीज़ समझ लें कि गुणा में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम आपसे बोलें, आपके पास लिखा है वो 1 × 2 × 3 × 4, ठीक, और हम इसको लिख दें 4 × 2 × 3 × 1, या फिर हम इसको लिख दें 2 × 3 × 1 × 4। अगर हम ऐसे कैसे भी लिख दें, लेकिन आप संख्याएं देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 था, यह 4 2 3 1 था, यह 2 3 1 4 था, तो संख्याओं में कहीं चेंजेस आ रहा है क्या? जो 4 संख्याएं सबसे पहले दी थी वही 4 संख्याएं बाद में, और वही 4 संख्याएं फिर भी आपको बाद में दी हैं। तो इस हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, केवल ऑर्डर बदल रहे हैं, यानी कि उनके गुणन का जो क्रम है उसको आप चेंज कर रहे हैं, गुणा में जो उनका क्रम है उसको आप चेंज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, गुणा में चेंज ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख लीजिए कैसे, 4 × 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, यही होगा भाई। अब 1 का 3 से गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, तो ये 24 होगा भाई। 4 × 4, 4 × 3 12, 12 दूनी 24, तो ये भी कितना हुआ? 24। तो बताइए हमने ऑर्डर अगर चेंज किया तो हमारा जो प्रोडक्ट आया, गुणनफल आया, उस पर कोई फर्क पड़ा क्या? कहीं से कहीं तक नहीं पड़ा। तो हम ये बात समझ गए कि भाई गुणा में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं होता। इसका मतलब ये सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना था, देखते ही से आप आंसर दे देंगे। भाई 1186 को आप किससे गुणा कर रहे हैं? 298 से। तो आप 298 को किससे गुणा करो, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं कि इनका गुणनफल बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? यहाँ पे आपको चाहिए 1186। तो 1186 किस ऑप्शन में दिया है? पहले ही ऑप्शन में। क्लियर होगी बात? चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो हमें नहीं लगता कि आपका अब 1 नंबर कहीं गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? 256 है, एवं उनके वर्गों के बीच का अंतर, उनके वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 दिया है। कितना दिया बेटा? 2,56,000। देखिए बच्चों यहाँ पर 2,56,000 दिया है, तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, तो आपको बताना है कि वो संख्याएं कौन सी हैं। ठीक, तो देखिए एक तरीका तो इसमें यह बनता है कि आप ऑप्शन पे चले जाएं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, उनका अंतर कर करके देख लें किसमें अंतर आपको कितना मिल रहा है? 256। क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास क्या है बच्चों? 2 संख्याएं और उनका अंतर कितना है? 256 है। तो भाई आप क्या करिए, आप 12 में से 6 को घटाइए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? 722 में से 466 को माइनस कर रहे हैं। तो 12 में से 6 गया, 6 आ गया भाई। 7 जाएगा 12 में से, 5 आएगा। 3 जाएगा, सॉरी 5 जाएगा, तो कितना हो गया? 256। यहाँ पर अंतर कितना मिल गया? 256। ये आंसर हो सकता है क्योंकि इन्होंने बोला कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 256। अब यहाँ पर देख लेते हैं आप, अगली संख्या आपकी 608, और फिर इसको किससे माइनस कर दीजिए? 442 माइनस कर दीजिए इससे। ठीक, अंतर बोल रहे हैं ना, तो अंतर करते जाइए भाई, हम अंतर करते जा रहे हैं। देखिए 8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 4 जाएगा तो भी कितना आएगा? 6, 4 जाएगा तो कितना आएगा? 2, 266। तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर अंतर कितना आ गया? 266। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं हम 488, और उसमें से कितना माइनस करना है? 232। तो 488 में से 200 माइनस 32 को माइनस करते हैं। ठीक, अब देखिए 8 में से 4, 8 में से 2 6, 8 में से 3 5, और 4 में से 2 2, 256 यहाँ भी आ गया। तो फिर अब आपकी पॉसिबिलिटी हो रही है कि आपका आंसर ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। अब 2 चीज़ आ गई, एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया पहली कंडीशन से। अगली कंडीशन, एक कंडीशन और लगा के अगला ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। देखिए अगला है आपके पास 228, उसमें से माइनस कर दीजिए 372। 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 जाएगा 5, 4 जाएगा 2, 256। देखिए तो 3 ऑप्शन में आपको अंतर क्या मिला? 256, ए सी डी।
तो अब हम क्या नहीं कर सकते कि ऑप्शन के बेस पे इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब हम जो पहली कंडीशन है उसके हिसाब से नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन हम ले जा नहीं सकते क्योंकि ये वर्गों के बीच का अंतर, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का हम वर्गों का अंतर करें तो वो भी बहुत आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि बोल क्या रहे हैं, ये दो संख्याओं का अंतर कितना 256 और उनके वर्गों का अंतर कितना दिया है, तो उनके वर्गों का अंतर आपको दिया है 2,56,000। ठीक, तो चलिए तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि संख्याएं क्या है। ठीक है बच्चों, हमने पहली संख्या कितनी मान ली x और दूसरी संख्या कितनी मान ली y। पहली संख्या हमने कितनी मान ली x और दूसरी संख्या क्या मान ली हमने y। तो अब आप देखिए इन्होंने क्या बोला, उनका अंतर कितना है। तो अगर हम अंतर की बात करें तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अंतर कितना है 256। ठीक, ये चीज हो गई। अब अगर हम बात करें, ये बोल रहा है इनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर यानी कि x² माइनस y², ये कितना है 2,56,000, 2,56,000। तो ये सीधा सीधा तरीका हो गया, वर्गों का अंतर 2,56,000 हो गया। अब आप जानते हैं ये क्या होता है a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आपका a² माइनस b² हो गया बराबर किसके 2,56,000 के। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू है x माइनस वाई की। अगर x माइनस वाई की वैल्यू से हम किसको भाग दे दें 2,56,000 को, तो क्या निकल कर आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई कितना आ गया, तो अगर हम x प्लस वाई की बात करें तो 2,56,000 में हम भाग किससे दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं 256 से। 256 से 256 एक बार कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा केवल 1,000। तो हमने देखा कि x प्लस वाई कितना निकल कर आया बच्चों, x प्लस वाई निकल कर आया 1,000। यहाँ इस चीज को आपको समझना है, x प्लस वाई कितना निकल कर आया 1,000। तो देखिए अभी हमने कुछ नहीं किया, ट्रेडिशनली गए, एक संख्या मान ली x, दूसरी संख्या मान ली y, उनका अंतर कितना 256 लिख दिया, उनके वर्गों का अंतर कितना तो 2,56,000 लिख दिया। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया बच्चों यहाँ पर कि a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी होता है, कर दिया भाई। x माइनस वाई यानी कि संख्याओं का अंतर आपको 256 दिया था, इससे क्या कर दिया भाग लगा दिया 2,56,000 में, तो x प्लस वाई कितना आ गया 1,000। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि दो संख्याओं का अंतर तो कितना है 256, लेकिन उनका योग कितना है, उनका योग 1,000 है। उनका योग कितना है 1,000 है। देखिए उनका योग हमने 1,000 निकाल लिया। अब बात ये समझिए कि किस ऑप्शन में योग 1,000 आ रहा है। देखिए हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था अंतर के माध्यम से। अब अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं तो ये देखिए 700 और 400 1100 हो जाएगा, ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन हट गए। आप देखिए यहाँ 600 और ये 300 900 हो जाएगा और 72 में 28 जुड़ेगा तो 1000 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। और ये 400 ये 200 ये 600 होगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या हो गया डी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया डी। इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो आप इक्वेशनों को सॉल्व करने में लग जाए। ये चीज़ को थोड़ा ध्यान देना, ऐसा मत करना, ऐसी गलती मत करना कि आप दोनों इक्वेशन को यानी कि x प्लस वाई बराबर 256 जो आपको दिया है और x माइनस वाई बराबर 1,000 दिया है, आप इनको सॉल्व करने में लग जाए। यहाँ से x और y की मान निकालना शुरू कर दें। आप क्या करेंगे भाई, दोनों इक्वेशन को जोड़कर पहले क्या करेंगे 2 से भाग देंगे और दोनों को घटाकर 2 से भाग देंगे। तो जोड़कर 2 से भाग देंगे x का मान आएगा और घटाकर 2 से भाग देंगे तो क्या करेंगे y का मान आएगा। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि भाई अगर आपके पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 256 और एक इक्वेशन आपको क्या दी x प्लस वाई बराबर 1,000, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अगर x का मान निकालना है तो दोनों इक्वेशन को जोड़कर आप क्या कर सकते हैं 2 से भाग दे दीजिए तो x का मान आ जाएगा। तो 1,000 में 256 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1256। इसको आप किससे भाग देंगे 2 से, तो 2 से भाग देंगे 2 6 12 2 2 4 2 8 16, देखिए आ गया 628। इसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं, दूसरी निकालने की जरूरत ही नहीं है कि भाई पहली संख्या 628 किस में है, तो एक ही ऑप्शन में है। चलिए फिर भी अगर हमें बाई को और निकालना है, मन हो रहा है कि नहीं मान रहे हैं साहब, हम तो दोनों ही निकालेंगे, तो दोनों को घटा कर क्या कर दीजिए 2 से भाग, तो 56 100 में से माइनस होगा कितना बचेगा भाई 4 कितना 60 64 44 44 यानी कि ये आपका हो जाएगा 744। कितना बचेगा 744 और डिवाइड किससे कर दोगे 2 से, तो 2 तिया 6, ठीक है, एक बचेगा 2 सत्ते 14 2 दूनी 4। तो इस प्रकार आपने आंसर निकाल लिया क्या 372 और 628। पर ये अननेसेसरी अपना समय खराब करना होगा आपका। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका समय खराब होगा। जिस क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन कर सकते थे उसमें एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे।
ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई कि जब हमने देख लिया कि अंतर, तो योग वाला हमने और निकाल लिया, योग किस में आ रहा था बस वो देख लीजिए। तो ये कितना क्लियर हो रहा है कि भाई ये 700, 400, 1100, 1000 से ऊपर निकल गया। ठीक, पहला ऑप्शन बी, एक ऑप्शन हमने भी हटा ही दिया था अंतर के माध्यम से। फिर हमने कहते देखा 4 और 2 600, तो ये भी हट गया, तो बचा क्या, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया सी का 10% बाई के 20% के बराबर है, तब x अनुपात बाई बराबर है। ये सी को काट लीजिएगा बच्चों, इसको करेक्शन कर लीजिए, सी की जगह पे क्या लिख लीजिए x का 10% बाई के 20% के बराबर है। देखिए किसी भी चीज़ का अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो पहले तो हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने बोला कि आपको 50 का क्या निकालना है, 20%। तो 50 का 20% आप कैसे निकालेंगे, आप 50 इंटू 20 और परसेंट का साइन हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100। तो क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, 2 से कट जाएगा 10। तो ये आ गया प्रतिशत निकालना। मतलब किसी संख्या का कितना प्रतिशत आपको निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, उस संख्या को उस प्रतिशत से गुणा कर देना है। प्रतिशत का साइन हटाएंगे बटे में क्या आ जाएगा, आपके 100 आ जाएगा, बस आपको कैलकुलेट कर लेना है। एक तो ये तरीका। दूसरा, अगर आपको फ्रैक्शनल फॉर्म याद है कि 20% का भिन्नात्मक मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/5 होता है सर। मतलब अगर हम आपसे बोलें कि कहीं 20% लिखा है तो आप उसको 20% भी कह सकते हैं या फिर उसको 1/5 भी कह सकते हैं। 20% और 1/5 दोनों ही कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, तो हमने देख लिया कि अगर कहीं 1/5 लिखा है मतलब 20% है वो, और कहीं 20% लिखा है तो वो क्या है, 1/5 है। तो अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, 50 का 1/5 निकालना है। 50 का क्या निकालना है, 1/5। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 5 से कितने बार कट गया, 10 बार, तो भी देखिए आंसर 10 ही आया। तो ये तो चीज़ हमने सीख ली कि किसी संख्या का 10%, 20% की अगर बात कर रहे हैं तो किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि x का 10%, x का 10% किसके बराबर है, y के 20% के, y के 20% के बराबर है। अब अपना समय बचाएंगे। समय कैसे बचाएंगे, देखिए बटे में आप 100 लाएंगे, यहाँ 100 लाएंगे, फाइनली वो कटने ही है। तो सीधा परसेंट के साइन से परसेंट के साइन को खत्म कर दीजिए, 0 से 0 को खत्म कर दीजिए। आपको क्या निकालना है, x अनुपात y निकालना है। तो x के बटे में क्या ला दीजिए बच्चों, y को ला दीजिए। तो y आ गया इस तरफ। तो बताइए 2 के बटे में क्या जाएगा, 2 के बटे में जाएगा 1। क्लियर, तो आपका 2:1 आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले तो देखिए ये सॉल्व होने के बाद बचा क्या, x इंटू 1 बचा बराबर में y इंटू 2 बचा। अब हम क्या कर रहे हैं, y को ला रहे हैं इधर और 1 को ले जा रहे हैं इधर। तो देखिए x बटे क्या हो जाएगा, y, और 2 के बटे में क्या जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि x अनुपात y बराबर क्या है, 2:1 है। x अनुपात y बराबर क्या है, 2:1 है। तो अपना कौन सा आंसर हो गया, आंसर बी हो गया। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का, जिससे आपको अब समस्या ना रहे इस क्वेश्चन में। देखिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन है आपके पास कि x का 15% y के 40% के बराबर है। क्वेश्चन में लिखा x का 15%, x का 15% y के 40%, y के 40% के बराबर है, के बराबर है। तो हमने लिख लिया x का 15% y के 40% के बराबर है। चलिए सॉल्व करिएगा आप साथ साथ में। देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, x का 15%, अब ये किसके बराबर है, ये है y के 40% के बराबर है, y के 40% के बराबर है। आपसे बोला सर आपने पूछा तो है ही नहीं कि क्या निकालना है, तो हम आपने आपसे पूछ लिया कि बताइए y अनुपात x कितना होगा। अब हमने आपसे उल्टा पूछ लिया, इस बार आपसे पूछ लिया y अनुपात x कितना होगा। ठीक, तो देखिए बच्चों परसेंट से सबसे पहले परसेंट खत्म कर दीजिए, 5 से 3 बार, 5 से 8 बार, तो यहाँ क्या बचा आपका 3x और यहाँ कितना हो गया 8y। ठीक, तो हमें y अनुपात x निकालना है, तो अब x को कहाँ ले जाएंगे, y के अपॉन में, और 8 कहाँ आएगा 3 के अपॉन में। तो हम लिखेंगे y अपॉन x बराबर 3/8,
तो हम कह सकते हैं कि y अनुपात x बराबर कितना हो गया बच्चों, 3:8। तो इस प्रकार आप आंसर दे देंगे। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपने देखा बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस टाइप का आपसे पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, गणित की पाठक पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन, गणित नहीं है इसको गणित कर लेना, गणित, ठीक है, गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें होंगी? तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें होंगी? बताइए क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। आपसे बोला है कि गणित की एक पाठ्य पुस्तक वाली बोरी है जिसका वजन कितना है, तो बोरी का वजन आपको कितना दिया है, सबसे पहले ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन थोड़ी देर में करेंगे। बोरी का वजन कितना दिया गया है, 2 किलोग्राम और 400 ग्राम, 2 किलो 400 ग्राम ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। जबकि एक पुस्तक, यानी कि अगर हम बात करें एक बुक का, एक पुस्तक की अगर बात करें तो गणित की एक पुस्तक का वजन कितना है, तो एक पुस्तक का वजन है 300 ग्राम। एक पुस्तक का वजन कितना है, 300 ग्राम। समझिए पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि गणित की अलग अलग बुकें नहीं है। मतलब अगर एक बोरी में गणित की कुछ किताबें रखी हैं और उनका कुल वजन जो है 2 किलो 400 ग्राम है, कितना है, 2 किलो 400 ग्राम है। इसका मतलब ये है कि उस बोरी में सभी जो गणित की किताबें एक ही टाइप की हैं। मान के चलिए उस बोरी में सारी की सारी किताबें मैथ की जो है कक्षा 8 की हैं, CBSE बोर्ड की, तो सारी वो 8 की हैं, है ना। किसी 9th 10th की उसमें नहीं है, क्योंकि 9th 10th की होगी उनका साइज चेंज होगा, उनका वजन चेंज होगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक ही प्रकार की, एक ही वजन की पुस्तकें हैं। अब गणित की एक पुस्तक का वजन बच्चों कितना है, 300 ग्राम है, और बोरी का वजन कितना दिया, 2 किलो 400 ग्राम। तो आपसे पूछ रहे हैं बताइए कितनी पुस्तकें होंगी। तो बहुत आसानी से आप बता देंगे। केवल आप बात इतनी से समझ लीजिए, हम बोले आपसे कि आपने मान के चलिए एक कपड़ा खरीदा। क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा, ठीक। आपने एक कपड़ा खरीदा, उसका वजन आपने देखा तो उसका वजन 20 ग्राम था। कितना वजन था, 20 ग्राम। अब आपने एक पूरा बंडल खरीदा उस कपड़े का, उस टाइप के कपड़े का पूरा बंडल खरीदा, और उस पूरे बंडल का वजन अगर हमने बोला आपसे कितना है, तो आपने बोला कि 1 किलोग्राम। पूरा का पूरा बंडल जो कपड़ों का है उसका वजन कितना है, 1 किलोग्राम। तो अब अगर आपसे बोलें कि बताइए उसमें इस टाइप के कितने कपड़े होंगे, कपड़ों की संख्या कितनी होगी, तो आप बात समझिए कि पूरे बंडल का वजन यदि क्या है, 1 किलोग्राम है, इसका मतलब उसमें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ ग्राम है और वहाँ कितना दिया, किलोग्राम दिया, यहाँ किलोग्राम दिया और यहाँ ग्राम दिया। इन दोनों चीज़ों में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है, तो यूनिट को हमें पहले समान बनाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं भाई 1 किलोग्राम में कितने, 1000 ग्राम होते हैं। तो हमने लिख लिया भाई कि बंडल का पूरा वजन ग्राम में कितना है, 1000 ग्राम है। अगर बंडल का पूरा वजन कितना है, 1000 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, एक कपड़े का वजन कितना है, 20 ग्राम है, और पूरे बंडल का वजन कितना है, 1000 ग्राम है। तो कपड़ों की संख्या कैसे निकलेगी, तो हम निकालेंगे कपड़ों की संख्या। तो कपड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई, अगर पूरे वजन को हम क्या कर दें, एक कपड़े के वजन से भाग दे दें, तो कपड़ों की संख्या निकल आएगी। तो देखिए 20 से कटेगा कितने बार, 5 बार 100, 50, यानी कि कपड़ों की संख्या कितनी निकल कर आ गई, 50। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि यदि कुल वजन को एक के वजन से भाग दे दिया जाए, यदि कुल वजन को एक के वजन से भाग दे दिया जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बोरी का कुल वजन कितना है, तो सबसे पहले तो यहाँ बात आती है यूनिट की। तो अगर हम बात करें तो कितना है वजन, तो देखिए 2 किलोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम में। 2000 ग्राम प्लस उसमें कितना था, 400 ग्राम, और तो हमने पूरा जोड़ दिया। तो कितना हो गया भाई बोरी का पूरा वजन, तो ये हो गया 2400 ग्राम। तो बोरी का पूरा वजन तो हमने निकाल लिया बच्चों, कितना, 2400 ग्राम। अब बोरी का पूरा वजन कितना आ गया, 2400 ग्राम आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो हमने बताया अभी आपको कि पुस्तकों की अगर आपको संख्या निकालनी है, तो किसी भी चीज़ की अगर संख्या निकालनी है और आपको कुल वजन दिया, तो हम क्या करेंगे, पुस्तक की संख्या निकालना है, पुस्तक की क्या निकालना है, संख्या। तो पुस्तक की संख्या कैसे निकलेगी, कुल वजन को हम किससे भाग दे देंगे, कुल वजन को हम
एक पुस्तक के वजन से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे? एक पुस्तक के वजन से। एक पुस्तक का वजन आपको दिया है, कुल बोरी का वजन दिया है, एक पुस्तक का वजन से भाग दे देंगे। तो देखिए बच्चों, कुल वजन कितना है? तो कुल वजन कितना है? 2400 ग्राम। यूनिट समान करना जरूरी थी। एक पुस्तक का वजन कितना है? तो हमने बोला कितना? 300 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ये बात क्लियर है। तो अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक, 3 से 8 बार कटेगा, 8 या 24, एक जीरो बचा, जीरो लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 80। यानी कि उस बोरी में कितनी पुस्तक हैं? उस बोरी में टोटल गणित की 80 पुस्तकें हैं। क्लियर हो रही बात? तो देखिए 80 पुस्तकें, 80 हमारे ऑप्शन में है क्या? चलिए यहाँ पर 80 हमारे ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हमने एक गलती कर दी यहाँ पर, इस गलती को करेक्शन कर लीजिए। 2400 ग्राम था, 24,000 कर दिया। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, इसमें से एक जीरो इरेज कर दीजिए, एक जीरो हटा दीजिए। अब एक जीरो हट गया तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो आपका ये जीरो हट जाएगा, तो 8 आएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 8 आ जाएगा। तो देखिए 8 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल हमारे ऑप्शन में 8 दिया है। कहाँ दिया है? ऑप्शन बी। क्लियर? इस प्रकार देखिए आपने 5th नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के 80,000 का ऋण लिया। खरीदने के लिए क्या किया? 80,000 का ऋण लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4,600 का भुगतान किया। उसने बैंक को वापस कितना भुगतान किया? तो भाई ये बोल रहे हैं, मान के चलिए आप एक कोई गाड़ी खरीदते हैं। ठीक है, ये भी इस तरीके का क्वेश्चन कर रहे हैं कि थेरेसा करके एक मैडम थी, उन्होंने क्या किया? 80,000 रुपये की ऋण लिया। क्या खरीदने के लिए? वाहन खरीदने के लिए। और 1.5 साल का मतलब कितना होता है? कितने महीने होते हैं 1.5 साल में? 18 महीने। 18 महीने तक उन्होंने क्या किया? हर महीने 4,600 रुपये का भुगतान किया। मतलब अगर हम 80,000 रुपये का ऋण लेते हैं तो हमारी एक EMI बन गई, हमारी एक इंस्टॉलमेंट बन गई 4,600 की। अब हम 4,600 हर महीने दे रहे हैं और कितने महीने तक दिया हमने? 1.5 साल। 1.5 साल की अगर बात करें तो 1.5 साल में कितने महीने? 18 महीने। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि 18 महीने में हमने कितना दे दिया और यही हमें बताना है। तो ऋण कितने का लिया? देखिए थेरेसा जी ने ऋण लिया था 80,000 का। तो शायद इसका तो हमें इस्तेमाल ना करें, ना लिखें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीड नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि अंतर नहीं पूछा। अगर आपसे पूछ लेते कि कितना ज़्यादा पैसा उन्होंने चुकाया या उनको कितना ब्याज लगा तो शायद हमें 80,000 की ज़रूरत पड़ती। अभी तो फिर भी हमने फिलहाल लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन का डेटा था। ठीक, अब बात करें वो हर महीने कितना देती है। तो देखो एक महीने में वो कितना रुपए देती है? वो देती है 4,600 रुपये। कितना रुपए देती है हर महीने? 4,600 रुपये देती है। अगर वो हर महीने 4,600 रुपये देती हैं और उन्होंने कितने साल तक भुगतान किया? 1.5 साल तक। यानी कि 1.5 साल की अगर बात करें तो 1.5 ईयर, इसको बोलते हैं क्या? 1.5 साल। 1.5 साल में मतलब बोले तो कितने महीने? तो 18 माह, यानी कि 18 मंथ, 18 मंथ। 18 महीने तक उन्होंने भुगतान किया। तो अब आप देखिए एक महीने में कितना दे रही है? 4,600। तो 18 महीने में कितना दिया होगा? तो आप 18 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 4,600 से। बस इतना सा आपको काम करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लीजिए। आप क्या करिए? 4,600 को तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ दीजिए? 40 और इंटू 100 के फॉर्म में, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपको? 18 से। तो अब आप क्या करिए? आप चाहें तो इसको और इजी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किसका? 46 का 18 से। तो 46 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 48 की 8, हासिल में 4 आएगी। 8 चौक 32, 4 36 की 6। ठीक है, 8 चौक 32 और 4 36 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 8। 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 4 और 1 8। तो आपका आएगा कितना? ये आ जाएगा आपका 828। अब इसमें किससे और गुणा करना है? 100 से। तो 100 से गुणा करना तो आप जानते हैं, 2 जीरो लगा दीजिए। तो 100 से गुणा हो गया, कितना आ गया? 82,800। यानी कि जो थेरेसा जी थी उन्होंने 1.5 साल में बैंक को कितना भुगतान किया? तो बैंक को भुगतान किया गया 82,800। तो ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। 82,800 की अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन है? सी। जैसे मान के चलिए हमने आपसे बोला कि आपने 50,000 की कोई चीज़ खरीदी। कितने की? 50,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी। सॉरी 50,000 बैंक से लिया, खरीदी तो बाद में, खरीदी की बात बाद में करेंगे, पहले 50,000 रुपये तो होना चाहिए। तो आपने क्या किया? बैंक से 50,000 रुपये लिया।
और आपने क्या किया, हर महीने 3,000 रुपये बैंक को दिए। EMI आपकी कितनी कटती है, 3,000 रुपये, और आपने कितने साल तक दिया, हम बोले आपने 2 साल तक दिया। कितने साल तक, 2 साल तक। हर महीने आप 3,000 दे रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 2 साल में कितने महीने, तो 2 साल में 24 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 24 महीने। अब 2 साल में 24 महीने होते हैं और आप हर महीने कितना दे रहे हैं, 3,000 रुपये दे रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, एक महीने में आप कितना दे रहे हैं, 3,000, तो 24 महीने में आपने कितना दिया होगा, तो 24 इंटू क्या कर देंगे, 3,000। समझ रहे हैं, तो 24 दिए कितना हो गया, 72 हो गया। तो यानी कि आपने कितना रुपए दिया, टोटल 72,000 रुपये आपने बैंक को वापस किया। मतलब लिया था 50,000, दिया 72,000। तो एक क्वेश्चन और समझ लीजिए इस टाइप का आप। क्लियर, आई थिंक अब आपको समस्या नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं, बोल रहे हैं प्लस 172 में से माइनस 274 घटाएं। अब ये चीज समझ लें थोड़ा सा, प्लस में से माइनस वाली संख्या को घटाने की बात कर रहे हैं, प्लस में से माइनस वाली संख्या को घटाने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ी देर में। पहले आप इन चीजों को समझ लें कि अगर हम बोल रहे हैं आपसे कि 5 में से 2 घटाएं, 5 में से 2 घटाएं, तो मतलब क्या है, 5 भी प्लस का है और 2 भी क्या है, प्लस का है। तो अब आप क्या करोगे, 5 में से घटा दोगे कितना, 2, तो कितना आ जाएगा, 3। मतलब अगर प्लस में से प्लस घटा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साइन फिर बदलेगा प्लस वाले का क्योंकि घटा रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि आपसे -5 में से 2 घटाएं, अगर हम आपसे बोलें, ये तो एक पहली चीज हो गई आपसे कि क्या करें, 5 में से 2 घटाएं, और फिर हमने दूसरी चीज आपसे बोली कि -5 में से 2 घटाएं। तो अब ये माइनस का 5 था और उसमें से आप घटा कितना रहे हो, 2, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7, मतलब जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ना तो हमारा पहला केस है, ना ही वो हमारा दूसरा केस है। अब देखते हैं एक तीसरा केस। तो तीसरा केस क्या हो सकता है बच्चों, अगर हम आपसे बोल दें कि आप 5 में से -2 घटाएं, 5 में से -2 घटाएं, तो आप क्या करेंगे, 5 माइनस 2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और माइनस माइनस क्या होता है, गुणा में प्लस होता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो शायद देखिए ये तीसरा केस है, वही हमारा क्वेश्चन है कि प्लस में से आप क्या कर रहे हैं, माइनस घटा रहे हैं। तो आपने क्या देखा तीसरे केस में कि जब प्लस में से माइनस घटाया जाता है तो वो घटता नहीं है, जुड़ जाता है। वो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये तीसरा केस हो गया। ठीक, तो अपने क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो 172 में से आप क्या घटा रहे हैं, आप घटा रहे हैं माइनस का 274। क्लियर, 172 में से क्या घटा रहे हैं, माइनस का 274। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 172 यानी कि 172, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आपका हो गया प्लस 274। अब आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 7 दूनी 14 की 4, हाथ से 1 और 2 1 2, 2 3 और 1 4 हो गया, 446। तो आप देख लीजिए 446 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में। ये तो हमने अभी क्वेश्चन को समझ लिया, हमने अपने तरीके समझ लिए कि भाई क्या होता है, अगर प्लस में से प्लस घटाएंगे तो घटेगा, माइनस में से प्लस घटाएंगे तो वो जुड़ेगा, अगर प्लस में से माइनस घटाएंगे तो भी जुड़ेगा। तो अब एक केस और रह गया आपके पास, एक केस कौन सा रह गया, अब वो देख लीजिए। अगर आप माइनस में से माइनस घटाएंगे, अगर आप माइनस में से माइनस घटाएंगे तो -5 में से यदि आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं माइनस का 2, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस का 2, तो ये देखिए माइनस का 5 और ये प्लस का 2 है, तो फाइनली क्या होगा, घटेगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का। ठीक, अब थोड़ा मल्टीप्लाई वाला सिस्टम और समझ लें इसमें। देखिए जितनी चीज़ें हम समझ सकते हैं क्वेश्चन में उनको समझने का प्रयास कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल हो जाएंगे। पहली बात आप ये समझ लें कि अगर आप प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, प्लस से, तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। ठीक, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ की अगर बात करें कि अगर आप प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से, प्लस का मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, माइनस से करना है। तो अगर आप प्लस का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, माइनस से करते हैं, तो ये केस और देख लें, थेरेसा वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इससे पहले के बाद वाला क्वेश्चन देखिए, माइनस का मल्टीप्लाई किससे करते हैं आप, प्लस से करते हैं। ठीक,
अब हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना है आपको प्लस से। चलिए देखते जाइए आप। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हमने किया माइनस से, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक, देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आप प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्लस में संख्या आएगी, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस में संख्या आएगी, माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस का 1 लिख लिए, चलिए माइनस का 1 ही रहने दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक, और अगर आप माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, और माइनस का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, प्लस से करते हैं, तो भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। कभी कभार कन्फ्यूजन होता है तो आप शायद आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस भी माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ठीक, तो हमने क्या देखा कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों,